आज हम एक कहानी के जरिए कानून की एक थोड़ी उलझी हुई दुनिया को सुलझाएंगे। मान लीजिए एक इंसान है, चलिए उसे रिया कहते हैं, जो अपना पहला घर खरीदने जा रही है। वो उत्साहित है, थोड़ी नर्वस भी है और उसके हाथ में कुछ ब्रोशर है। लेकिन ब्रोशर से लेकर रजिस्ट्री तक का जो सफ़र है वो कानूनी रास्तों से भरा है। ये समझने के लिए हमारे पास संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 पर आधारित कुछ स्रोत है। तो आज का हमारा मिशन है रिया के इस सफर में उसके साथ चलना और ये समझना कि ये पुराना कानून आज भी भारत में हर प्रॉपर्टी डील की दिशा कैसे तय करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कानून सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, बेचेगा, किराए पर देगा या गिरवी रखेगा। ये एक तरह से प्रॉपर्टी की दुनिया का यूजर मैनुअल है जो 1882 में लिखा गया था, लेकिन जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए रिया के सफर का पहला कदम लेते हैं। वो एक घर पसंद करती है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि कानून की नज़र में ये घर या जमीन है क्या, मतलब संपत्ति किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी भाषा में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज है जिस पर आपका मालिकाना हक हो सकता है। इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कार, गहने या बैंक में रखा पैसा, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और दूसरा जाहिर है अचल संपत्ति होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन, उस पर बना घर या कोई दुकान। बिल्कुल, और ये पूरा 1882 का कानून मुख्य रूप से इसी अचल संपत्ति पर केंद्रित है। क्योंकि सोचिए, आप अपनी घड़ी किसी को बेचते हैं तो आप बस उसे हाथ में थमा देते हैं और पैसे ले लेते हैं, बात खत्म। लेकिन आप एक घर किसी को हाथ में थमा नहीं सकते। उसका मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए एक मजबूत, लिखित और रजिस्टर्ड प्रक्रिया चाहिए, और यही प्रक्रिया ये कानून तय करता है। ठीक है, तो रिया ने अपना घर चुन लिया है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, हस्तांतरण यानी ट्रांसफर। मुझे याद है कि इन स्रोतों में एक बड़ा खास शब्द इस्तेमाल हुआ था, ट्रांसफर इंटर वीवोस। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है, जीवित व्यक्तियों के बीच। ये कानून सिर्फ तभी लागू होता है जब एक जीवित व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को देता है। ये एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि ये कानून वसीयत पर यानी विल पर लागू नहीं होता। अच्छा, वसीयत तो किसी की मृत्यु के बाद काम करती है, उसके लिए अलग कानून है, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। ये एक्ट सिर्फ जिंदा लोगों के बीच होने वाली डील्स के लिए है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब रिया जो घर खरीद रही है वो एक जीवित व्यक्ति से खरीद रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई भी किसी को भी प्रॉपर्टी बेच सकता है या कुछ बुनियादी शर्तें हैं? यहाँ कुछ बहुत ही बुनियादी और तार्किक नियम है। पहला, जो व्यक्ति संपत्ति दे रहा है यानी बेचने वाला, वो दिमागी तौर पर स्वस्थ और बालिग होना चाहिए। मतलब कोई नाबालिग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ। दूसरा, ये सौदा पूरी तरह से स्वतंत्र सहमति से यानी फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती या धोखा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये किसी गैर कानूनी काम के लिए ना हो। आप ये कहकर घर नहीं बेच सकते कि इस घर का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने के लिए किया जाएगा। एकदम सही। और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जिसे कानून में निमो डाइट रूल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप वो चीज नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं। यानी रिया को यह पक्का करना होगा कि जो व्यक्ति उसे घर बेच रहा है वही उसका असली मालिक है। हाँ। कोई किराएदार आपको मकान नहीं बेच सकता। ये नियम असली मालिक और रिया जैसे खरीदार दोनों के हितों की रक्षा करता है। सही बात है। तो एक बार ये तय हो गया कि बेचने वाला ही असली मालिक है और दोनों पार्टी तैयार हैं, तो ये लेन देन असल में कितने तरीकों से हो सकता है? क्या सिर्फ पैसा देकर ही प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या और भी रास्ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर 5 मुख्य तरीके हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। बताइए। पहला तो है बिक्री, सेल, जो सबसे आम है। रिया पैसे देगी और उसे घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। दूसरा है बंधक, मॉर्गेज, यानी जब आप लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास एक तरह से गिरवी रखते हैं। तीसरा है पट्टा, लीज, जिसे हम आम भाषा में किराए पर देना कहते हैं। इसमें मालिकाना हक नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया जाता है। चौथा है उपहार, गिफ्ट, जब कोई बिना पैसे लिए अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दे, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को देता है। और पांचवा है विनिमय, एक्सचेंज, जो एक तरह का बार्टर सिस्टम है, एक जमीन के बदले दूसरी जमीन लेना। ये तो बहुत साफ हो गया।
तो रिया का मामला तो सीधी सीधी बिक्री का है। इसे लेकर कानून क्या कहता है? बिक्री के लिए धारा 54 बहुत स्पष्ट है। ये कहती है कि बिक्री का मतलब है एक तय कीमत के बदले मालिकाना हक का ट्रांसफर। यहाँ कीमत शब्द बहुत जरूरी है, जिसका मतलब सिर्फ पैसा है। आप अपनी कार के बदले घर नहीं ले सकते, उसे विनिमय कहा जाएगा, बिक्री नहीं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प नियम आता है। कौन सा? स्रोत बताते हैं कि अगर अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 100 रुपए? ये तो मजाक लग रहा है। आज तो एक कुर्सी भी 100 रुपए से ज्यादा की आती है। बिल्कुल, और यही इसका असली मतलब है। ये सीमा 1882 के समय की है, जब 100 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन आज इसका असर ये है कि लगभग हर जमीन जायदाद के सौदे को सरकारी दफ्तर में जाकर रजिस्टर करवाना कानूनी तौर पे जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के सिर्फ एग्रीमेंट के आधार पर रिया उस घर की कानूनी मालकिन नहीं बन सकती। ये तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी संपत्ति हो सकती है जिसे आप चाहकर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते? मतलब कुछ ऐसा जिस पर कानून कहे नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। कानून को चीजों को बाजार में बिकने से रोकता है, जैसे सिर्फ मुकदमा करने का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए किसी ने रिया को धोखा किया है और रिया को उस पर 5 लाख रुपए का मुकदमा करने का अधिकार है, तो रिया ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो और मेरी जगह तुम जाकर उस पर केस कर दो। ये अधिकार बिकाऊ नहीं है। इसी तरह कोई सरकारी पद, जैसे किसी जज या पुलिस अफसर का पद, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को मिलने वाली सरकारी पेंशन। पेंशन क्यों नहीं? अगर कोई चाहे तो अपनी पेंशन किसी और को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कानून मानता है कि ये चीजें लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हैं। पेंशन किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए है, यह व्यापार की वस्तु नहीं है। एक सरकारी पद एक जिम्मेदारी है, कोई प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं जिसे बेचा जा सके। कानून इन्हें एक बिकाऊ वस्तु बनने से रोकता है। ये तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। अब रिया के मामले से जुड़ा एक और सवाल। मान लीजिए रिया के पिता अपनी कोई प्रॉपर्टी सीधे रिया के होने वाले बच्चे के नाम करना चाहें, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। क्या ये मुमकिन है? मुझे तो लगता है कि आप जिसके नाम प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसका वजूद में होना तो जरूरी होगा। आपका सोचना बिल्कुल सही है, और कानून भी यही कहता है। आप सीधे तौर पे किसी अजन्मे बच्चे, अनबॉर्न चाइल्ड के नाम कोई संपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक कानूनी रास्ता निकाला गया है। संपत्ति पहले किसी जीवित व्यक्ति को दी जाती है, और उसके साथ ये शर्त लगा दी जाती है कि इस व्यक्ति के जीवन काल तक संपत्ति उसके पास रहेगी, और उसके बाद जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उसे मिल जाएगा। इसे कानून में प्रायर इंटरेस्ट बनाना कहते हैं। अच्छा, तो एक ट्रस्टी की तरह, मतलब कोई है जो बच्चे के जन्म लेने तक संपत्ति को संभालेगा। बिल्कुल। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतिम लाभार्थी के जन्म लेने तक संपत्ति सुरक्षित और प्रबंधित रहे। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा अजीब सा नियम है जो प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए लॉक होने से बचाता है। कानून में इसे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा है जी। सोचिए, अगर रिया के दादाजी अपनी वसीयत में लिख देते कि मेरा ये घर मेरे बेटे को मिलेगा, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, और इसे अगले 500 साल तक कोई बेच नहीं पाएगा। इससे तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए बाजार से बाहर हो जाएगी, एक तरह से जम जाएगी। हाँ, फिर तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। कानून इसी को रोकना चाहता है। ये नियम कहता है कि आप प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए नहीं बांध सकते। उसका पूरा मालिकाना हक कहीं ना कहीं आकर किसी को पूरी तरह मिलना ही चाहिए, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, उसे बेच सके, और वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनी रहे। द आइडिया इज टू कीप द प्रॉपर्टी इन सर्कुलेशन। चलिए, अब रिया की डील फाइनल होने वाली है। पैसे और कागजात के लेन देन के अलावा क्या बेचने वाले और खरीदने वाले की कोई और भी जिम्मेदारियां होती हैं? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बेचने वाले का ये कानूनी कर्तव्य है कि वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, खासकर कोई कमी या डिफेक्ट, रिया को बताए। ये भी सुनिश्चित करे कि प्रॉपर्टी पर किसी और का दावा या कर्ज ना हो, यानी उसका टाइटल बिल्कुल साफ हो। और सबसे जरूरी, बिक्री पूरी होने पर घर का कब्जा, पोजेशन, शांति से रिया को सौंप दे। और रिया यानी खरीदार की क्या जिम्मेदारियां हैं? रिया का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो तय समय पर पूरी कीमत चुकाए, और एक बार सौदा पूरा हो गया और कब्जा मिल गया तो उसके बाद प्रॉपर्टी को होने वाले किसी भी नुकसान, जैसे आग लगना या भूकंप से कोई क्षति, की जिम्मेदारी रिया की होगी, बेचने वाले की नहीं। ये एक तरह का संतुलन बनाता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। ठीक है, मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है,
लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन में विवाद तो होते ही रहते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ और कानूनी सिद्धांतों का जिक्र है जो ऐसे विवादों में काम आते हैं। पहला था लिस पेंडेंस। ये क्या है? लिस पेंडेंस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मुकदमा लंबित है। ये एक चेतावनी की तरह है। इसका मतलब है कि अगर रिया जो घर खरीद रही है उस पर पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए 2 भाइयों में मालिकाना हक का विवाद है, तो रिया द्वारा की गई ये खरीद उस केस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। मतलब अगर कोर्ट का फैसला बेचने वाले के खिलाफ आता है तो रिया की डील भी रद्द हो सकती है, भले ही उसने पूरे पैसे दे दिए हों। बिल्कुल। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये जांचना बहुत जरूरी होता है कि उस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। ये सिद्धांत खरीदार को धोखे से बचाने के लिए है। दूसरा सिद्धांत था कपटपूर्ण हस्तांतरण या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। ये तो नाम से ही साफ लग रहा है। हाँ, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए विजय नाम के एक व्यक्ति पर बैंकों का बहुत कर्ज है और बैंक उसे नोटिस भेज रहे हैं। इससे पहले कि बैंक उसकी प्रॉपर्टी जब्त करें, विजय चालाकी से अपना महंगा घर अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट कर देता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कानून की नज़र में ये धोखा है। ये अपने लेनदारों, क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए किया गया ट्रांसफर है। लेनदार यानी बैंक कोर्ट जाकर इस ट्रांसफर को रद्द करवा सकते हैं। और तीसरा और आखिरी सिद्धांत था आंशिक पालन का सिद्धांत, यानी पार्ट परफॉर्मेंस। ये मुझे बहुत व्यवहारिक लगा। ये बहुत ही जरूरी और न्यायपूर्ण सिद्धांत है। मान लीजिए रिया ने बेचने वाले के साथ एक एग्रीमेंट किया, कीमत का 90% हिस्सा चुका दिया और विक्रेता ने उसे घर की चाबियां भी दे दी और वो घर में रहने लगी। लेकिन किसी वजह से फाइनल रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब 6 महीने बाद अगर विक्रेता की नीयत खराब हो जाए और वो कहे कि रजिस्ट्री तो हुई नहीं, तुम घर खाली करो, निकलो, तो ये नियम रिया की रक्षा करेगा। लेकिन क्या इससे धोखेबाजी का रास्ता नहीं खुलता? मान लीजिए किसी ने सिर्फ बयाना दिया और कब्जा ले लिया, लेकिन बाकी पैसे देने का इरादा ही नहीं है। क्या वो इस नियम का गलत फायदा उठाकर प्रॉपर्टी पर बैठा रह सकता है, जबकि विक्रेता को पूरे पैसे भी नहीं मिले? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब खरीदार ने अपने हिस्से की ज्यादातर शर्तें पूरी कर दी हों और वो बाकी की शर्तें पूरी करने के लिए भी तैयार हो। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। ये उन स्थितियों में एक सुरक्षा कवच देता है जहां फॉर्मेलिटीज तो अधूरी हैं, लेकिन सौदे का सार पूरा हो चुका है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ तकनीकी औपचारिकताओं को नहीं देखता, बल्कि पार्टियों के इरादे और उनके कामों को भी महत्व देता है। तो रिया की कहानी के जरिए हमने देखा कि 1882 का ये कानून सिर्फ एक पुराना कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये एक व्यवहारिक ढांचा है जो प्रॉपर्टी से जुड़े हर कदम को नियंत्रित करता है। संपत्ति क्या है, उसे कौन ट्रांसफर कर सकता है, कैसे कर सकता है, और अगर कोई विवाद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ये सब कुछ स्पष्टता, सुरक्षा और निष्पक्षता के बारे में है। बिल्कुल। इसका मुख्य सार यह है कि संपत्ति का हस्तांतरण कोई मामूली लेन देन नहीं है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके पीछे स्पष्ट नियम है, और इन नियमों का एक ही मकसद है, इसमें शामिल हर पक्ष के हितों की रक्षा करना, चाहे वो रिया हो, घर बेचने वाला हो, या फिर बैंक जिसने लोन दिया हो। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आंशिक पालन के सिद्धांत की बात की, जो बिना पूरी रजिस्ट्री के भी खरीदार के कब्जे की रक्षा करता है, क्योंकि उसने सौदे पर काम शुरू कर दिया है। ये आज के डिजिटल युग के लिए एक सवाल खड़ा करता है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के इस दौर में संपत्ति पर कब्जे और सौदे के पालन की हमारी समझ भविष्य में कैसे बदल सकती है? क्या एक दिन कोई डिजिटल रिकॉर्ड जो अपने आप वेरीफाई हो जाता है, भौतिक रजिस्ट्रेशन जितनी ही कानूनी मान्यता रख पाएगा?